गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि दोनों पहलुओं को देखना। किसी भी चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके दोनों पहलुओं को समझना होगा, तभी हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। और आज हम लोग ये बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के रिगार्डिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रशिया और यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत फुल फ्लेज इन्वेजन कर दिया है। सब लोग रशिया के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, और जो उन्होंने किया खैर वो गलत है ही। पर उसी बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ। ये जो वीडियो है ये एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन मैशमर। ये डॉक्टर जॉन मैशमर डॉक्टर जो हैं ये शिकागो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो इनका एक बहुत ही अलग तरीका है ये चीज़ों को देखना। और ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है दोस्तों, ये 2015 में जब रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स किया था उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया था। तो 2015 में उन्होंने अपने एल्यूमिनाइज के साथ बैठ के एक लेक्चर दिया और उसमें उन्होंने बताया कैसे यूक्रेन जो है वो रशिया की नहीं, वेस्ट की गलती है। और उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं अपने लिंक में डालूंगा। ये वीडियो जो है वो 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप में से कोई इसको देखना चाहे तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बट हम बात करेंगे उस वीडियो के संक्षेप में कि वो बताना क्या चाहते हैं इसमें। तो वीडियो शुरू होता है, वो एक बारे में बात करते हैं कैसे यूएस जो है और यूरोप जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा से चाह रहे थे कि यूक्रेन उनके साथ आ जाए। वो किसी तरीके से रशिया से यूक्रेन को तोड़ के उसको एक अपना डिफेंस वॉल की तरह ट्रीट करे, जैसे रशिया यूक्रेन को एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहता है। रशिया हमेशा से ये कह रहा था कि अगर आप यूक्रेन को मुझसे छीनेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वहीं यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ को कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे थे। तो 2014 से पहले यूएस की जो स्ट्रैटेजी थी वो हमेशा होती थी लुक टुवर्ड्स यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा उनकी पॉलिसीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। वो कोई भी पॉलिसी बनाते थे तो वो हमेशा यूरोप को देखकर बनाते थे। उसके बाद उनके लिए इम्पॉर्टेंट था पर्शियन गल्फ, जहाँ पर ऑफ कोर्स इतना सारा उनका ऑयल आता है। और उसके बाद उनके लिए इम्पॉर्टेंट था नॉर्थ ईस्ट एशिया, जिसमें चाइना, जापान और कोरिया आते हैं। अब 2014 या 15 के बाद से जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो रही है। चाइना जो है वो नंबर 1 बन रहा है उनका फोकस, उसके बाद आपका पर्शियन गल्फ, और धीरे धीरे करके यूरोप जो है वो वहाँ से हट रहा है। अब ये बात ज़रूरी क्यों है जानने के लिए, जो डॉक्टर मैशमर बताते हैं कि यूक्रेन जो है क्योंकि वो यूरोप का पार्ट है तो उसको लेके इतना फोकस यूएस को नहीं होना चाहिए। फिर वो बात करते हैं कि इसमें डीप कॉज क्या है, इस चीज़ का इशू क्या है। तो इशू यही है कि यूएस और ईयू चाहता है कि यूक्रेन उसकी तरफ आ जाए और रशिया चाहता है कि यूक्रेन किसी और की तरफ ना जाए। उन्होंने फिर इसमें 3 स्टेप्स बताए कि क्या वो 3 स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है नेटो का एक्सपेंशन। सो हमने बात की थी लास्ट टाइम, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस ने बनाया था क्योंकि वो मानते थे कि जो देश एक साथ जुड़ेंगे सोवियत के अगेंस्ट, वो साथ में रहेंगे और उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी। बट जब 1991 में सोवियत यूनियन हटा, उसके बाद भी नेटो का एक्सपेंशन चलता रहा और रशिया इस चीज़ से बहुत खफा रहा है। तो सोवियत जो है वो 1990 से कह रहे हैं कि अब आपके और हमारे बीच में जब सुलह हो गई तो आपको नेटो की क्या ज़रूरत है। पर यूएस और यूरोप दोनों इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते आए हैं। तो आइए एक टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। रशिया जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था सोवियत के ब्रेकअप के बाद, और वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहा था ना। ये जो नेटो की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉक्टर मैशमार ने अपने उस इंटरव्यू में नहीं बताई है, ये मैंने खुद रिसर्च किया तो समझने के लिए कि नेटो और रशिया के बीच में संघर्ष क्यों चल रहा है और ये चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं। जैसा कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि अगर आप चाय को या दूध को उफान देते हैं तो वो एकदम से गर्म नहीं होता, उसमें धीरे 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 करके एक टेम्परेचर से धीरे बढ़ना शुरू करता है और एक टाइम आता है कि जब टिपिंग पॉइंट हो जाता है जिसमें उफान आता है और आप गैस बंद कर देते हैं। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मैशमार और मेरे कुछ एनालिसिस से कि कैसे ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच पाई। तो 2002 में यूएस ने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रपोजल दिया नेटो में।
उन्होंने बोला कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक में हम कुछ ऐसे मिसाइल्स इंटरसेप्टर लगाएंगे जो अंदर आने वाली मिसाइल्स को यूरोप या यूएस की तरफ इंटरसेप्ट कर सकता है। 2007 में इस चीज़ के ऊपर दोबारा एक डिस्कशन हुई और ईयू ने बोला कि हाँ, हमें इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। 2008 में पोलैंड ने अग्री किया कि वो 10 मिसाइल इंटरसेप्टर्स को लगाएंगे। अब इन मिसाइल इंटरसेप्टर का पर्पस जो यूएस ने एक्सप्लेन किया वो ये था कि अगर कल को ईरान से कोई मिसाइल आती है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ तो ये इंटरसेप्टर जो है उसको टाइमली इंटरसेप्ट करके थ्रेट को नलीफाई कर सकती है। इसके बदले में रशिया ने उन्हें बोला कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी एक इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं अजरबैजान में, आप लोग उनका यूज़ कर लीजिए। पर यूएस ने इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया। और 2008 में ही नेटो समिट में उन्होंने यूक्रेन और जॉर्जिया को एक इनविटेशन दिया कि हम आपको इनवाइट करते हैं और हम इस चीज़ को अग्री करते हैं कि इन टाइम टू कम आप लोग नेटो का पार्ट बन जाएंगे। अब ये जो बिल्डअप हो रहा था मिसाइल सिस्टम का वहाँ लगाना और नेटो में इनवाइट करना, इस चीज़ से पुतिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, उसके बाद से तो नेटो और रशिया के बीच में दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई। 2015 में एस्टोनिया में जब यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी एस्टन कार्टर गए तो उन्होंने बोला कि यूएस हेवी वेपन्स, टैंक्स और ये सब चीज़ें डिप्लॉय करेगा एस्टोनिया। और सिर्फ एस्टोनिया नहीं, बुल्गारिया, लतीविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया। इससे ऑफ कोर्स जो रशिया था वो और ज़्यादा परेशान होने लगा। उसके बाद 2016 में डिफेंस सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको रोमानिया में लगा भी दे दिया। उसके बाद से तो पुतिन और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि आप ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, इससे चीज़ें एस्केलेट ही होंगी और ये एक वायलेशन है हमारा ट्रीटी का, जिसमें आप हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। पर फिर से एक बार यूएस और यूरोप ने इस चीज़ को नकार दिया और वो आगे प्लान करने लगे। 2017 में नेटो ने दोबारा डिक्लेयर किया कि एस्टोनिया, लतीविया, लिथुआनिया और पोलैंड में जो वो एक मल्टीनेशनल बैटल ग्राउंड बनाना चाहते हैं वो अब फुल फ्लेज्ड हो गया है। वहाँ उनकी आर्मी सेट हो गई है और नेटो अपने ट्रूप्स को वहाँ डिप्लॉय कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि रशिया एक कॉर्नर हो गया था, उसने देखा कि मेरे पास आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें इतने ज़्यादा नेटो के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रूप्स आ गए हैं कि वो मेरी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। और वो ये चीज़ बार बार ईयू और यूएस को बोल रहा था, बट वेस्ट इस चीज़ को नकारता चला गया। 2021 में जब अप्रैल से रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स को लाना शुरू किया तो ऑफ कोर्स फिर एक डायलॉग शुरू हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नेटो और रशिया भी इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को डीएस्केलेट किया जाए। लेकिन 2021 नवंबर में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला कि अगर कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल आप यूक्रेन या मेरे आसपास जितनी डायरेक्ट बॉर्डर वाली कंट्रीज़ हैं उसमें लगाएंगे तो मेरी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट खतरा है और ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो आप उनको पीछे ले जाइए। और मुझे इस चीज़ का आपको एक एग्रीमेंट देना होगा कि आप कभी भी यूक्रेन को एक नेटो स्टेट नहीं बनाएंगे। जिस पे जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना था कि भाई ये जो डिस्कशन है वो यूक्रेन और नेटो अलाइज के बीच में है, इसमें रशिया का कोई भी कहना नहीं और ना ही हम उसकी कोई किसी तरह से बात मानेंगे। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक अटैक कर दिया और जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर मैशमायर कहते हैं वो कहते हैं ईयू का एक्सपेंशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है, क्योंकि ईयू चाहता है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करता रहे और एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बन जाए। दे वांट टू बिकम सेकंड टू यूएस, बट ऐसा अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि कंट्रीज़ ही आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से नहीं रह रही। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि डॉक्टर मैशमायर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि नेटो और ईयू को यूक्रेन की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नेटो नाइन्स नहीं है बट फिर भी वो यूरोप में अच्छे से रह रही हैं। फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये तीनों कंट्रीज़ अभी भी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत म्यूचुअली आराम से रहती हैं। तो यूक्रेन में ऐसा क्या खास है कि वेस्ट जो है वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था और इतने टाइम 2008 से उसके पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहे हैं कि नहीं आप हमारे साथ आइए और हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसी के चलते, इसी कॉन्फिडेंस के चलते जब जॉर्जिया और यूक्रेन को कॉन्फिडेंस दिया गया 2008 में, तो जॉर्जिया ने तो रशिया से पंगा ले लिया। उनको लगा कि अब नेटो और वेस्ट मेरे पीछे है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये लोग मेरे सपोर्ट के लिए आएंगे, बट उनको नहीं पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है। और 2008 से चलता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यूक्रेन के अलावा जो जॉर्जिया है वो भी एक
लड़ाई में फंसा हुआ है रशिया के साथ और अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। वापस आते हैं तीसरे पॉइंट पे। उन्होंने बोला ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो हमने बात की थी अपने लास्ट वीडियो में कि 2014 में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने EU का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्होंने रशिया से $15 बिलियन का लोन ले लिया था, तब वहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और उसके बाद से एक रेवोल्यूशन हुई जो यूरो मैदान में शुरू हुई थी, जिसको एक ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से डॉक्टर महेशमार बोल रहे हैं कि कोई भी रेवोल्यूशन जिसमें आप कंट्रीज़ का तख्त पलट देते हैं, कि जब सारी जनता एक साथ आती है और वो वहाँ पे गवर्नमेंट को टॉपल कर देती है। अब इन उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही और बोला कि जो US है वो तो बहुत सालों से यही करता आ रहा है। हम US और वेस्ट इस चीज़ में कह रहा है कि रशिया ने प्रो रशियन एक प्रेसिडेंट को वहाँ रखा और क्योंकि उसको हटाया गया तो रशिया को प्रॉब्लम हो गई, बट US ने तो कितनी कंट्रीज़ में ये किया है। मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। जब मैंने रिसर्च किया तो मैं खुद हैरान था कि पिछले 70-80 सालों में US ने कितने सारी कंट्रीज़ के अंदर जाकर इलेक्शन में मेडलिंग की है, गवर्नमेंट को टॉपल किया है और वहाँ नई गवर्नमेंट लेके आए हैं, ये कहकर कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बन जाए। अब और रशिया और चाइना का ये कहना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो आपकी डेमोक्रेसी के मीनिंग से एकदम अलग है। तो जब हम आप लोगों की डेमोक्रेसी के बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी कंट्री और हमारे आसपास की कंट्रीज़ को क्यों पलट रहे हैं? और इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पुतिन के लिए है वो ये भी है कि अगर यूक्रेन में ये चीज़ें होती हैं और वहाँ एक डेमोक्रेसी बन जाती है तो वो, क्योंकि वहाँ के लोग और रशिया के लोग एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे करके उस डेमोक्रेसी की फायर को रशिया तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये अगेन 2014 की बात है, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। और इस चीज़ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर महेशमार ने रेज किया, वो है मनरो डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों अगर आप मनरो डॉक्ट्रिन आपको नहीं पता है तो मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में जेम्स मनरो नाम से एक US प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साइन किया था, जिन्होंने उस टाइम पे यह बोला था कि US किसी भी यूरोपियन कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं पड़ेगा, वहाँ के कोई भी जो प्रॉब्लम्स होंगी कंट्री के बीच में उसमें नहीं आएगा, गवर्नमेंट्स अपने आप को हैंडल करेंगी। और वहीं कोई भी यूरोपियन कंट्री US और लैटिन अमेरिका ये जो सब कॉन्टिनेंट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जब क्यूबन क्राइसिस हुए जिसमें रशिया और US दोनों एक साथ आ गए थे और न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, तो अगर क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को नहीं पता है तो क्यूबन क्राइसिस इन जस्ट ये था कि US ने इटली और टर्की में अपने कुछ मिसाइल्स लगा दिए थे जो रशिया को लगा कि वो इनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं और उनको हार्म करने वाले हैं, तो वहीं उन्होंने क्यूबा से बात की और क्यूबा में जाके अपने कुछ मिसाइल्स लगा दिए। रशिया और US दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों ने अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स को रेडी कर दिया और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बस वो बटन प्रेस होने वाला था और चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। पर अगर आप देखेंगे इसमें तो जब US के साथ ये सेम चीज़ हुई, जब रशिया ने क्यूबा में अपने मिसाइल्सों को लगाया तो US ने रिटेलिएट किया उस चीज़ पे। तो डॉक्टर महेशमार ये कहते हैं कि अब मनरो डॉक्ट्रिन के एक पॉइंट को लेकर तो आप अभी तक चल रहे हैं। आप 1823 से इस चीज़ को मानते आए हैं कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई आएगा और हमारे आसपास की कंट्रीज़ में अपना कोई मिसाइल सिस्टम या कुछ भी ऐसा करेगा तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बुरा है। बट यही चीज़ US रिपीटेडली 1991 से 2000, 2007, 14, 16, 18, 21 ये सब करता आया है। तो अगर रशिया इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसमें US को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने उसके बाद बताया कि रशिया का क्या रिएक्शन है। तो ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड रशिया ने बोला कि भाई अगर आप मुझे कंटिन्यूसली पुश करेंगे और मेरे पीछे कुछ नहीं रहेगा, देयर इज अ वॉल राइट बिहाइंड मी, तो आई हैव टू पुश बैक। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो यही हो रहा है। और ये चीज़ डॉक्टर महेशमार ने 2014 में प्रेडिक्ट की थी कि अगर आप रशिया को पुश करोगे तो वो वापस रिटेलिएट करेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो के लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कोई मैटर नहीं करता। बट रशिया इंस्टेड विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके आसपास की एक बहुत बड़ी बफर स्टेट, उनका एक पुराना हिस्सा अब US की तरफ चला गया और उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और 2014 में भी डॉक्टर महेशमार ने ये बात बोली थी कि अगर आप ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे तो एक कंट्री जिसके लिए अपनी इकोनॉमी या अपनी सिक्योरिटी के बीच में कोई चूज़ करना होगा तो वो बहुत बेसिक सी बात है कि अपनी सिक्योरिटी को ही चूज़ करेगा। और वही हुआ अभी।
रशिया को पता था कि इकोनॉमिक सैक्शंस लगने वाले हैं, तो 2014 के बाद से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके से फुल प्रूफ करना शुरू किया, अपने रिजर्व्स को बढ़ाया, अपनी डिपेंडेंस ग्लोबल करेंसीज पे और बॉन्ड्स पे कम की, और आज अगर आप देख रहे हैं तो वो सैंक्शंस लग गए हैं, बट रशिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उनको पता है कि वो इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं। तो इस चीज़ के एंड में वो कहते हैं कि वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है, वेस्ट ने कैसे रिएक्ट करा। तो सबसे पहले चीज़ ऑफ कोर्स वेस्ट ने जब 2014 में ये हुआ था तो सैंक्शंस लगाए थे, जो कि वो अभी भी कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं रशिया को। और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आप रशिया को पुश करोगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यूएस एक बिगर पिक्चर नहीं देख रहा है। यूएस इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि रशिया जैसी जो कंट्री है वो उसके लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। उसकी इकोनॉमी रशिया की यूएस के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, वो डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है, बट यूएस एनी डे इज स्ट्रॉन्गर देन रशिया। पर वो चाइना की हकीकत से दूर नहीं जा सकता है। यूएस और चाइना अब बहुत दो बड़ी पावर्स हैं, और अगर यूएस को चाइना से कम्पीट करना है, उसको उसके बैकयार्ड में हराना है, तो उसको रशिया से अच्छा एलाय नहीं मिल सकता है। और डॉक्टर मैशमेयर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर आप रशिया को ये यूक्रेन का इशू आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको चाइना के टाइम पे ज़रूर उनकी मदद चाहिए होगी, जो कि अगर आप अभी उनसे लड़ाई करेंगे तो रशिया और चाइना एक साथ हो जाएंगे। और आप देखिए कि वही हुआ, रशिया और चाइना अब दोनों साथ हो गए हैं, दोनों यूएस और वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट हैं। तो जो प्रोफेसी उन्होंने 2014 में बोली थी और उनको ये डर था, वो आज सच होता रहा। उन्होंने एक और चीज़ उस टाइम कही थी कि इसका तरीका क्या है, इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो 2013 में पुतिन ने ये सजेस्ट किया था कि हम लोग यूक्रेन को एक बफर स्टेट रखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ईयू, यूएस और रशिया ये सब मिलकर काम करेंगे, यूक्रेन की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, क्योंकि यूक्रेन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वहाँ से एक पाइपलाइन है रशिया से होकर जो यूरोप में जाती है, जिससे यूरोप के घर चलते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं और वो इस कंट्री को ग्रो करा सकते हैं, तो ये सही तरीका है। उसमें किसी को भी उनकी तरफ नहीं आना चाहिए। यूएस और वेस्ट एक बैक स्टेप ले लेगा और रशिया एक बैक स्टेप ले लेगा। बट ऑफ कोर्स ईयू ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, जिसका खामियाना आज सब लोग भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर मैशमेयर जो कह रहे हैं वो सही है, पर हाँ, जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं वो कुछ हद तक वैलिड हैं कि आपने रशिया को इस हद तक पुश कर दिया कि उनको ये स्टेप्स लेने पड़े। पर इस पूरे वीडियो को जब मैंने देखा तो उसके बाद मेरे दिमाग में बस यही क्वेश्चन आया कि ये तो दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लड़ रही है अपनी ईगो की वजह से, और तीसरे कंट्रीज से तो कोई पूछ नहीं रहा है। कोई यूक्रेन की बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन मेरे साथ रहेगा, अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। यूएस कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ये तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी सिक्योरिटी है वो आपके अगेंस्ट बढ़ानी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के ईगो क्लैश में आज बेचारा यूक्रेन फंसा हुआ है, और हम प्रे करते हैं कि सिचुएशन जल्दी ठीक हो। हमारे इन जितने भी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई वहाँ फंसे हुए हैं, जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वो सब जल्दी वापस आएँ और जानो माल को और ज़्यादा खतरा ना हो, नुकसान ना हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।